हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? और इस टॉपिक 4 के पार्ट 3 में हम छोटी छोटी सी दो चीज़ें करेंगे। एक तो हम करने वाले हैं फ्यूल सेल और एक करने वाले हैं कोरोसन। दोनों ही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि टॉपिक 4 जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस पर बेस्ड है, इसलिए इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्यूल सेल को। फ्यूल सेल एक इस तरह का सेल है जिसमें हम कंटिन्यूस फ्यूल अगर सप्लाई करते रहे तो वो हमको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देता है। जब तक आप फ्यूल सप्लाई करते रहोगे तब तक इलेक्ट्रिक करंट देता रहेगा। नंबर एक बात तो ये। दूसरी बात, फ्यूल सेल पॉल्यूशन भी कम फैलाते हैं। बाकी जनरल कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट हो रही है तो या तो हीट का यूज हो रहा है, हीट जनरेट करने के लिए एटॉमिक एनर्जी का भी यूज हो रहा है, तो बहुत सारा पॉल्यूशन भी होता है। लेकिन फ्यूल सेल एक ऐसा एनर्जी जनरेट करने का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने का ऐसा डिवाइस है जो पॉल्यूशन फ्री है। और हमारे जो कोर्स में फ्यूल सेल है वो है हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस फ्यूल सेल। वो इस तरह का फ्यूल सेल हमको कोर्स में दिया है जो कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में काम आया था, क्योंकि इसमें एक पंथ दो काज हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है और साथ में वाटर भी बन रहा है। और रिएक्शन, कितनी सिंपल रिएक्शन से एक सेल बना दिया, जो आप लोग 9th क्लास से ही जानते हैं, H2 + O2 गिव अस H2O। इस सिंपल से रिएक्शन से फ्यूल सेल काम कर रहा है। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और इसकी केमिकल रिएक्शन। तो ये है फ्रेंड्स हमारा H2O2 फ्यूल सेल। ये एक पूरा इसका स्ट्रक्चर है। इसमें लेफ्ट चैम्बर में हाइड्रोजन गैस कंटिन्यू सप्लाई करते हैं और राइट चैम्बर में ऑक्सीजन गैस कंटिन्यू सप्लाई करते हैं। दिस इज नोन एज एनोड चैम्बर एंड दिस इज कैथोड चैम्बर। एनोड और कैथोड दोनों ही यहाँ पर ग्रेफाइट से बने हुए हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं। प्लेटिनम साथ में मिक्स होता है कार्बन के इसमें, ताकि वो कैटेलाइज करे रिएक्शन को जो हो रही है। और इलेक्ट्रोलाइट इसमें काम आ रहा है KOH या NaOH भी काम में ले सकते हैं। उसका एकदम हाईली कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो कंटिन्यू हाइड्रोजन गैस सप्लाई होती है, ऑक्सीजन गैस सप्लाई होती है। आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन एनोड पर, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड सप्लाई होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और साथ साथ में हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें वाटर भी मिलेगा। एक पंथ दो काज, आम के आम गुठलियों के दाम। और ये क्या है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स कंटेनिंग कैटलिस्ट प्लेटिनम, सिल्वर और कोबाल्ट ऑक्साइड। ये आप स्ट्रक्चर सिंपल एक बार अपने हाथ से बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। अब हम इसकी रिएक्शन समझते हैं। देखो बच्चों, रिएक्शन बहुत सिंपल है। नेट रिएक्शन पे तो आप बहुत खुश होगे, लेकिन अगर एनोड और कैथोड पे रिएक्शन पूछी तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। नेट रिएक्शन सिंपल है, H2 + O2 गिव अस 2H2। एनोड पर क्या हो रहा है, H2 OH- के साथ में रिएक्ट करेगा और वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। देखो, एक OH- को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए एक H+ की जरूरत है, तो 2 OH- को 2 H+ चाहिए, तो दोनों H2 H+ देते हैं इसको। अब दोनों H2 अगर H+ देंगे तो क्या रिलीज करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा। अभी मैं रिएक्शन के ऑपरेशन में बता रहा हूँ। अब आगे हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो हम इस रिएक्शन को × 2 करेंगे। यानी × 2 करने का मतलब है कि जब ये रिएक्शन 2 बार हो रही है, जब ये रिएक्शन 2 बार होगी तब जाके कैथोड वाली रिएक्शन 1 बार होगी। मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम कैथोड पे चलते हैं। कैथोड पे कौन है, ऑक्सीजन गैस। 4H2O में से ऑक्सीजन गैस सिर्फ 2H2O यूज करेगी, बट इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेगी। तो क्या बन जाएगा बच्चों, 4OH- वापस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप सोच रहे होंगे जब H2O 2 लिए तो इलेक्ट्रॉन 4 क्यों लिए। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, पहले नेट रिएक्शन बना लेते हैं। 4OH से 4H- कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। नेट रिएक्शन क्या हो रहा है, H2 + O2, और 4H2O में से 2H2O यूज हो गया, कैंसिल हो गए 2H2O से 2H2O, तो प्रोडक्ट में क्या बचेगा, 2H2O। ये है बच्चों ओवरऑल रिएक्शन। जब आपको एनोड पे रिएक्शन पूछे तो आपको ये लिखनी पड़ेगी, कैथोड पे ये लिखनी पड़ेगी।
चलो ऑपरेशन करते हैं फ्यूल सेल की रिएक्शन का। एनोड पर आप कौन सी गैस सप्लाई कर रहे हो कंटिन्यूसली? H2, तो हमारा R1H2। H2 का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है बेचारे के पास। गुड। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो गए तो दोनों हाइड्रोजन एटम फकीर हो गए और 2H+ में कन्वर्ट हो गए। KOH से हमको क्या मिल रहा है? KOH से हमको OH- आयन मिल रहे हैं, तो 2H+, 2OH-, तो 2H2O बन गए। फिर हमने इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करा था, तो 2H2O का हम क्या कर देंगे? 4H2O, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे इस ब्रैकेट में से, तो इलेक्ट्रॉन भी डबल हो जाएंगे और वाटर भी डबल हो जाएगा। कैथोड पे कौन विराजमान है? कैथोड पे हम कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस की। चलो मैं O2 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में, तो दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रोड की पार्टनरशिप करी। आपको पता है डबल बॉन्ड आता है O2 में, राइट। अब इनको क्या करना है? दोनों ऑक्सीजन एटम को ऑक्साइड आयन में बदलना है। तो ऑक्साइड आयन का बदलता है जब 6 इलेक्ट्रॉन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तभी -2 चार्ज आएगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो हर एक ऑक्सीजन एटम को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि मिल रहे हैं। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही 2 ऑक्साइड आयन बनेंगे। अब हमारा जो 2H2O की जगह हमने 4H2O करा, रिएक्शन को डबल करके उस 4H2O में से 2H2O को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, HOH, HOH। अब क्या हो रहा है आप यहाँ पे समझिए, हर एक ऑक्साइड आयन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन H को डोनेट करके एक नया OH- बना लेगा। तो दोनों जने क्या करते हैं? दोनों 2 OH- बना लेते हैं। तो टोटल OH- कितने हो गए हमारे पास? 4 OH-। काम क्लियर हो गया। 4 OH- कट किससे? 4 OH- से। यहाँ पे तो 2 ही है, नहीं भैया रिएक्शन को इंटू 2 कराया ना अपन ने, तो OH भी कैंसिल। 4H2O में से 2H2O यूज हो गए रिएक्शन में, तो 2H2O हमको मिल गया। तब नेट रिएक्शन में क्या हो रहा है? H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। ये हमारी नेट रिएक्शन है। कितनी सिंपल नेट रिएक्शन है। और इसी से हमको क्या मिल रही है? कंटिन्यू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और साथ साथ में पानी भी मिल रहा है। एक पंथ दो काज। तो फ्रेंड्स देखा आपने फ्यूल सेल को, कितना सिंपल। एक बार समझो किसी चीज को और हजारों बार रटो। एक बार डायग्राम के साथ बैठकर समझ लो रिएक्शन को। हमेशा रिएक्शन समझने में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत हेल्प करता है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, कोरोजन। कोरोजन आपको पता ही है दोस्तों। पहले हम डेफिनेशन की बात कर लें आपके। कोरोजन मेरे ख्याल से 10th क्लास से पीछे पड़ा है, 8th क्लास में भी था। ये प्रोसेस है जब मेटल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एक्सपोज होता है, तो एयर और वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स बनाता है जो हमको नहीं चाहिए। अब आप इसको आराम से अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो। द प्रोसेस इन विच मेटल रिएक्ट्स विद एयर एंड वाटर व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड प्रोड्यूस और फॉर्म अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स। अब अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स में कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, सल्फाइड्स भी हो सकते हैं। ये अपने कोरोजन की डेफिनेशन होगी। लेकिन मैं आपको एक बहुत काम की बात बताता हूँ, नेचर का आपको एक साइकिल बताता हूँ। हम क्या करते हैं? माइन से मिनरल्स लेते हैं, और जिन मिनरल्स में परसेंटेज ऑफ मेटल ज़्यादा होता है, जिनसे इजीली मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कौन होते हैं? और से सारा हम मेटलर्जी का प्रोसेस करके और बहुत मुश्किल से मेटल बनाते हैं। आयरन या जो भी कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, जिंक वगैरह जितने भी हैं। नेचर इतना उस्ताद होता है, आपने अगर मेटल का प्रोटेक्शन नहीं किया, कुछ मेटल्स का स्पेशली आयरन का, तो मेटल धीरे धीरे उसको बिना खर्चे पानी के ही उस आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है वापस। राइट? कितना एक नेचुरल प्रोसेस है ये। तो हम उसी प्रोसेस को समझ रहे हैं, जिसके कारण बहुत नुकसान होता है। आयरन के या बड़े बड़े ब्रिज बने होते हैं, उनको कोरोजन से बहुत नुकसान पहुंचता है। अब हमारे कोर्स में रस्टिंग, जब रस्टिंग की डेफिनेशन पूछते हैं तो बच्चे क्या लिखते हैं? बुक में इतना ही लिखा हुआ होता है शॉर्ट में, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। हो गया काम। अरे भैया यहाँ पे ये डेफिनेशन इसलिए दी हुई है, कोरोजन के ऊपर डेफिनेशन दी हुई है इसलिए, तो यहाँ पर आपको बनानी पड़ेगी व्हाट इज रस्टिंग। उसी को मैं ले रहा हूं वापस, जो कोरोजन की डेफिनेशन है। मेटल की जगह आयरन बोलूंगा, सिंपल सी बात है। द प्रोसेस इन विच आयरन रिएक्ट्स विद एयर एंड वाटर
when exposed to atmospheric condition and form undesirable product, undesirable substance iron oxide Fe2O3.X H2O is known as rusting of iron. अब रस्टिंग ऑफ आयरन की डेफिनेशन का क्वेश्चन भी पूछने का कम चांस है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रस्टिंग ऑफ आयरन कहां से आ गया यार। तो ये भी आपके एक एप्लीकेशन का पार्ट है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा कि एक आयरन का सरफेस जब एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में और वाटर ड्रॉपलेट्स या मॉइस्चर जो एयर में होता है और आयरन और वाटर में डिजोल्व CO2 गैस और इन सब के कारण ये एक गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। वही मैकेनिज्म समझनी है आपको, वही आपके 12th के कोर्स में है, वही पूछी जाएगी। और प्रोटेक्शन आयरन का पूछा जाएगा तो वहां पर भी आपको E0 रिडक्शन का रेफरेंस देकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बात को समझने की कोशिश करें बच्चे। यहाँ पे क्या सोचते हैं, लास्ट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन आता है 10 से ही आता है, उसकी मैकेनिज्म में नहीं जाते, उसकी रिएक्शन के पार्ट में नहीं जाते, उसके की पॉइंट को नहीं समझते, कहां से क्वेश्चन बनेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो उसी को हम समझने वाले हैं। अभी आप देखिए किस तरह से रस्टिंग होती है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये है फ्रेंड्स रस्टिंग ऑफ आयरन की मैकेनिज्म। आपको क्या ध्यान रखना है, एनोड कौन है आयरन, कैथोड कौन है O2। अभी आपको समझ में आएगा क्यों है O2। इलेक्ट्रोलाइट इसमें H प्लस, कहाँ से आया H प्लस, प्रेजेंट इन वाटर, क्योंकि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व रहती थी, कार्बोनिक एसिड बन जाता है तो और H प्लस जनरेट हो जाते हैं। अब एनोड पे तो सिंपल, जब आयरन एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हुआ तो आयरन के एटम क्रिस्टल लेटिस में से निकलते हैं, Fe2+ में कन्वर्ट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। E0 रिडक्शन Fe2+ Fe कितना है -0.44। आपको पता ही है जिसका E0 रिडक्शन कम होता है उसका E0 ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है, राइट। ये रिएक्शन हमको डबल करनी पड़ेगी क्योंकि आगे फिर हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नहीं 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो इंटू 2 करेंगे तो 2Fe+2 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीडेशन। आइए कैथोड पर कौन है साहब, O2। इलेक्ट्रोलाइट से हमको क्या मिल रहे हैं 4H+। इलेक्ट्रोलाइट कौन है इसमें, मेनली कार्बोनिक एसिड, राइट। कहाँ से आया, एटमॉस्फेरिक जो CO2 है वो वाटर में डिजोल्व होती रहती है और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मिले और कितना बन रहा है बच्चों 2H2। तो एक बार देखने पर हमको लगता है कि यार H+ और 4 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इसी ने एक्सेप्ट किए होंगे। नहीं भैया, अभी हम रिएक्शन का ऑपरेशन करेंगे। तो ओवरऑल ऑक्सीजन ने इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं और वाटर बनाया है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये E0 O2 H+ H2, इसका E0 रिडक्शन कितना है 1.23, जो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मिल जाएगा, राइट। और इसी को जब हम उल्टा कर देते हैं तो ये ऑक्सीडेशन में काम आता है, OH- के ऑक्सीडेशन में यही रिएक्शन काम आती है, पर इसी को रिवर्स करना है। 2H2O गिव अस O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। कब, जब OH- का ऑक्सीडेशन करवाने में कभी हमको जरूरत पड़ती है। तो अभी तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, वैल्यू का डिफरेंस देख लो आप, तो कितने इन दोनों का डिफरेंस करते हो तो ये भी अच्छा खासा वोल्टेज का सेल बन गया है बच्चों। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, 1.23 माइनस -0.44, तो कितना हो जाएगा 1.67 वोल्ट का सेल बन जाता है। ओवरऑल रिएक्शन कितनी सिंपल है, 2Fe + O2 + 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, प्रोडक्ट में कौन कौन है Fe2+ एंड 2H2, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। ये जो फेरस आयन बना है ये अब जाता है गो फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। तो मैंने पार्ट 1 आपको बताया जिसमें सिर्फ Fe2+ बना है, अभी Fe2+ का और ऑक्सीडेशन होगा बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। रिएक्शन के पार्ट 2 में क्या समझ रहे हैं, पार्ट 1 से कौन मिला हमको, फेरस आयन। फेरस जो है वो अब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के साथ में कंबाइन होकर बच्चों फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2+ और यहाँ पे Fe3+ बन रहा है, यानी फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं बच्चों। यहाँ पर आयरन का 2 बार ऑक्सीडेशन होता है, एक बार पार्ट 1 में हुआ, एक बार पार्ट 2 में हुआ। तो Fe से Fe2+ और Fe2+ से Fe3+। इस सब में कौन बन रहा है 8H+, तो ये H+ बेकार तो जाएंगे नहीं,
ये फिर पार्ट 1 में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और रस्टिंग को तेज करते हैं। यानी पार्ट 1 को H+ की और जब सप्लाई मिल जाएगी तो पार्ट 1 और फास्ट होगा। अब ये जो फेरिक ऑक्साइड बना है, ये फेरिक ऑक्साइड मॉइस्चर के साथ में कंबाइन होकर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज नोन एज रस्ट। हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, केमिकल नेम ऑफ रस्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2H2O 3H2O कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से हमारा जो आयरन है वो पहले Fe2+ में कन्वर्ट होता है और फिर रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब कुछ मामला हो रहा है। इनोट रिडक्शन जो आयरन का है वो -0.44 वोल्ट है और जो वाटर का इनोट रिडक्शन है वो +1.23। तो दोनों का कांटेक्ट होते ही एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है और पूरा Fe से Fe2+, Fe2+ से Fe3+ और हमको रस्ट मिलती। तो आयरन धीरे धीरे रेड ब्राउन कलर के पाउडर में बदल जाता है। प्रोटेक्शन कैसे करें? प्रोटेक्शन आपने 10th में भी पढ़े कि अगर हमको रस्टिंग से प्रोटेक्ट करना है आयरन को तो कवर द सरफेस बाय पेंट और ग्रीस और ऑयल। एक रेड ऑक्साइड भी आता है मार्केट में। लेकिन 12th लेवल में थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेटल, जिसको मैं आपको बता रहा हूं दैट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। आयरन का सरफेस अगर मैं एक दूसरे मेटल से कवर करता हूं, जैसे एग्जांपल लेता हूं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? आयरन के सरफेस पे जिंक की लेयर, यानी वी आर कवरिंग द आयरन सरफेस बाय जिंक मेटल, लेयर ऑफ जिंक मेटल। क्यों भैया जिंक को ही क्यों लिया? तो आपको याद है क्या जिंक का इनोट रिडक्शन कितना है? -0.76 वोल्ट। यानी जिंक का इनोट रिडक्शन आयरन के इनोट रिडक्शन से और भी कम है। और आपको पता है जिसका इनोट रिडक्शन कम होता है उसका इनोट ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है। -0.76 वोल्ट अगर इनोट रिडक्शन है तो इनोट ऑक्सीडेशन कितना होगा? +0.76 वोल्ट। यानी जिंक में ऑक्सीडाइज होने की, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी आयरन से ज्यादा है। तो क्या होगा? जब वो कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन के और एयर के तो जिंक यहां पर ऑक्सीडाइज होगा, आयरन अपना सेफ रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं, क्या यहाँ पे मैं जिंक की जगह आयरन के ऊपर टिन की लेयर चढ़ा सकता हूं? SN, स्टेनम। तो आप पूछोगे सर इसकी इनोट रिडक्शन वैल्यू क्या है? तो इसकी इनोट रिडक्शन वैल्यू है -0.14 वोल्ट। यानी इसका इनोट रिडक्शन आयरन के इनोट रिडक्शन से ज्यादा है। बात समझ में आ रही? आयरन का कितना है? -0.44 और टिन का कितना हो रहा है? -0.14। पॉजिटिव में चेंज करोगे तो इनोट ऑक्सीडेशन टिन का है वो कम हो रहा है। किसका? आयरन से। आयरन का हो रहा है +0.44 और टिन का हो रहा है +0.14। तो जब तक टिन की लेयर है ऊपर, जब तक तो आयरन प्रोटेक्ट रहेगा। लेकिन कहीं स्क्रैच लगने के कारण अगर आयरन का सरफेस कहीं से भी थोड़ा सा ओपन हो गया तो बस ऑक्सीडेशन किसका शुरू हो जाएगा? आयरन का। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो इनोट ऑक्सीडेशन है वो आयरन का ज्यादा है। लेकिन अपनी स्टडी में, अपने IUPAC के अकॉर्डिंग सब कुछ इनोट रिडक्शन की वैल्यू से चलता है, इसलिए मैं आपको वहीं से बता रहा हूं। जिसका इनोट रिडक्शन की वैल्यू कम होगी उसका इनोट ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। समझ रहे हो? यानी एनोड पे वही सक्सेस है जिसका इनोट रिडक्शन की वैल्यू कम है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। इस तरह से बच्चों हम सैक्रिफिशियल, आप मेरे नोट्स में पढ़ना, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार A, B, C 3 मेटल है, उनके इनोट रिडक्शन की वैल्यूज दे रखी है और आयरन की भी इनोट रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है। आपको पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा आप प्रोटेक्शन में यूज करेंगे, तो यूज योर माइंड। जिंक वाला याद रखना हमेशा, जिंक वाला -0.76 वोल्ट है और आयरन का कितना है? -0.44। यानी इनोट रिडक्शन कम होंगे वो मेटल हम प्रोटेक्शन में काम में ले सकते हैं। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाके देखना कौन कौन से मेटल आप आयरन के प्रोटेक्शन के लिए काम में ले सकते हैं। तो बच्चों यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। टॉपिक 4 मैंने आपका फिनिश किया है। आराम से नोट्स पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो वीडियो वापस सुनिएगा, कुछ आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए इस चैनल पर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।